अक्सर जीत उनकी हो जाया करती है जो हार को टालते चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, लेजिट लर्निंग पर मैं लक्ष्य गौतम आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के हमारे आखिरी 2 चैप्टर बचे हैं। इन दोनों चैप्टर को 50 पीवाईक्यूज के अंदर खत्म करेंगे। ये 50 पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बात ऐसी है कि ये जो 50 पीवाईक्यूज हैं इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा इकोसिस्टम, जिसके हम 25 पीवाईक्यूज लगाएंगे बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। बच्चों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इस डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें अलग अलग स्पीशी ऑक्यूपाई कर रही है इस लेवल को, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, क्या इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, क्या इसको कहते हैं जोनेशन, या फिर कहते हैं पिरामिड? जी हाँ, इसका कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? बच्चों नॉट फंक्शनल कंपोनेंट, उसके लिए हमको कंपोनेंट पता होने चाहिए। कौन कौन से फंक्शनल कंपोनेंट है? पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो और चौथा है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो आपको जो नहीं दिख रहा है वही लगा दीजिए। प्रोडक्टिविटी हाँ जी होती है, डिकम्पोजिशन हाँ जी होता है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, इसका आंसर हो गया सी। और एनर्जी फ्लो होती है, और साथ में कौन सा बताया था मैंने? हाँ, न्यूट्रिएंट साइकिल। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्ट्रेटिफिकेशन इसका कंपोनेंट नहीं है। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट द पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड। बच्चों किसका मास है? लिविंग मटेरियल का मास है किसी ट्रॉपिक लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ग्रोथ, स्टैंडिंग स्टेट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, इसका आंसर है स्टैंडिंग क्रोप। बच्चों अगर लिविंग मास की, लिविंग बायोमास की बात करेगा है ना ट्रॉपिक लेवल पे, तो उसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रोप। और अगर इनऑर्गेनिक का बोलेगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल का, तो उसका आएगा आंसर स्टैंडिंग स्टेट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the biomass available for the consumption by the herbivores and the decomposers is called। बच्चों जो बायोमास अवेलेबल होता है कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर कौन? सबसे पहले हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर के लिए, उसे क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बच्चों प्लांट एक प्रोड्यूसर जितना भी बायोमास बनाता है उसे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। पर उसमें से जब वो लॉस कर देगा, क्या रेस्पिरेटरी लॉस कर देगा, उसके बाद जो बचेगा वो बचता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही अवेलेबल होती है आने वाले ट्रॉपिक लेवल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। बच्चों अगर प्रोड्यूसर बनाएंगे, अगर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर अगर कंज्यूमर खा के फिर जो बना रहा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखो प्लांट ने जो बनाया, जो भी फूड बनाया प्लांट ने, जैसे मान लो प्लांट ने बनाया आलू, तो उसका क्या है? वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तुमने आलू खा के तुम्हारा आलू कच्चालू बना लिया, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो उसको क्या बोलते हैं जी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following ecosystem has the highest annual net primary productivity? बच्चों सबसे पहले हाईएस्ट होनी चाहिए और एनुअली सबसे ज्यादा होनी चाहिए। किस रीजन में? जहां पे धूप पड़ेगी मस्त मस्त, हरियाली होगी मस्त मस्त, बरसात होगी मस्त मस्त, तीनों कंडीशन जो फॉलो कर लेगा वहीं पे क्या होगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ। बच्चों अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन को पता चलेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में धूप हो रही मस्त मस्त, हरियाली हो रही मस्त मस्त, बरसात हो रही मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, और वो चीज का नाम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। अर्थवॉर्म जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जिसको कहते हैं डेट्राइटस, उसको खाता है और उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस स्पेसिफिक स्टेप द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड। बच्चों जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में इस स्टेप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताओ बच्चों। कैटाबोलिज्म, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन और ह्यूमिफिकेशन। बच्चों सुनो, अर्थवॉर्म खा रहा है और छोटे पार्टिकल में तोड़ रहा है डेट्राइटस को, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं जी? फ्रेगमेंटेशन। आंसर हो गया सी। चलिए
During decomposition, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. The process is known as, बच्चों वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जब जमीन में चले जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं जी? लीचिंग कहते हैं जी। और ये भी डिकम्पोजिशन की ही एक स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the humus is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at extremely slow rate. Which of the following accurately describe humus? बच्चों ह्यूमस को डिस्क्राइब करना है। बच्चों पहली बात, क्या ह्यूमस लाइट कलर की होती है? नहीं होती। क्या डार्क कलर की होती है? हाँ जी होती है, डार्क कलर की होती है, अमोर्फस होती है, भुरभुरी सी होती है और कोलाइडल इन नेचर होती है। बिल्कुल इसका आंसर हो गया बी। ठीक है जी। और हाईली फर्टाइल लेयर होती है सोइल की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition strongly favors a faster rate of decomposition of detritus? बच्चों detritus का decomposition जल्दी करा देना है, जल्दी करा देना है, तो बताओ क्या होना चाहिए? क्या detritus में लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए? नहीं जी, अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा होंगे तो decomposition स्लो होएगा, स्लो होएगा। detritus rich in nitrogen water soluble substance like sugar। बिल्कुल सही बात है। अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन रहेगी, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर रहेंगी, तो डिकम्पोजिशन उतने जल्दी होगा। जो डिकम्पोजर उनको बहुत मजा आएगा उसको खाने पीने में और वो जल्दी से क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है और आपको इसके बारे में बताना है कि ये सही है कि नहीं है। Decomposition is a largely an oxygen requiring process। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन लगती है। The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor। ये बात भी सही है। जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो क्लाइमेटिक फैक्टर पे और डेट्राइटस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पर क्या जो रीजन दे रखा है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है? ये देखो वापस एक बार अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि बिकॉज लगाना पड़ता है। डिकम्पोजिशन ऑफ इज सॉरी decomposition is largely an oxygen required process because the rate of decomposition is controlled by chemical combination of detritus and chemical। बच्चों बिल्कुल नहीं जम रहा है, छोड़ दीजिए, दोनों स्टेटमेंट सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, of the total incident solar radiation the proportion of a photosynthetically active radiation, बच्चों पार इसको कहते हैं। बच्चों जितना भी सोलर रेडिएशन है प्लांट पे या धरती पे गिर रहा है, उसमें से प्लांट किस रेंज में फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उसको कहते हैं पीएआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये कितना होता है? ये क्या 70% होता है या फिर ये 60% होता है या 50% से भी कम होता है या फिर 80% से ज्यादा होता है? जी हाँ, होता है ये 50% से भी कम होता है। और ये 50% का 2 से 10% ही प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट कैप्चर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बच्चों अभी बता दिया मैंने कि प्लांट कितना ही कैप्चर कर पाते हैं पार का। बच्चों 50% से कम तो पीएआर होता है और पार का भी 2 से 10% ही यूटिलाइज कर पाते हैं प्लांट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे 20 जूल एनर्जी है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पीकॉक एज फूड चेन इन द फॉलोइंग चेन। बच्चों नीचे फूड चेन दे रखी है, प्लांट दे रखा है, माइस दे रखा है, स्नेक दे रखा है, पीकॉक दे रखा है। अपन क्या कर लेते हैं, जो प्रोड्यूसर लेवल पे उसमें कितनी दे रखी देखो, अभी अपन बना लेते हैं T1 T2 कर लेते हैं, है ना। ये ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 1 मतलब प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर पे कितनी दे रखी है? 20 जूल। तो 20 जूल का अपन लगाएंगे लिनोन 10% एनर्जी लो, तो 20% का 10% कितना बचा? बताओ बताओ, 20 का बचा 2, फिर 2 का भी 10% लगाओ, बचेगा 0.2 जूल, और फिर इसका 10% लगाओ 0.02 और जूल। तो इसका आंसर क्या हो गया? है 4 ट्रॉपिक लेवल पे कितनी है? 0.02 जूल, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a terrestrial ecosystem a much larger fraction of energy flows through which of the following? ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन। बच्चों इसमें ये पूछा है कि इनमें से ये जितनी भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी का अमाउंट या फ्रैक्शन कौन सी फूड चेन में ट्रांसफर होता है?
बताओ, ग्रेजिंग में होता है, डेट्राइटिस में होता है, पैरासिटिक में होता है, एक्वेटिक में होता है। बच्चों इसका आंसर है डेट्राइटस। क्यों? क्योंकि डेट्राइटस में कोई नेट या प्राइमरी वो कोई रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं करेगा, तो उसका जितना भी बायोमास है वो सारा कंज्यूमेबल है किसको? उसके जो डिकम्पोज हो रहा था उसको। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी कहां में ट्रांसफर होती है? डेट्राइटस फूड चेन में, राइट, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद। बच्चों डेट्राइटस फूड चेन किससे स्टार्ट होगी? डेड एंड डीके मैटर से होगी, डेट्राइटस से होगी बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, डेड ऑर्गेनिक मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एनिमल दैट live in deep oceans water are tertiary consumer, detritivores, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। बच्चों ये पूछ रहा है कि जो ओशंस के बॉटम में रहते हैं, बिल्कुल डीप में रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स क्यों? क्योंकि देखो ऊपर से जितना भी मटेरियल गंदा सड़ा गला जो भी कोई जानवर मर जाएगा, कोई फिश मर जाएगी, वो भी नीचे सेटल डाउन होगी। उनकी फीसेस मतलब पोटी जो वेस्ट मटेरियल है वो भी नीचे सेटल डाउन होगा, तो उसको डिकम्पोज उनको खाएगा कौन? ये खाएंगे जो बिल्कुल बॉटम पे, राइट। तो क्या हो रही है? डिट्राइटिवोर्स। मैच द फॉलोइंग आ गया है जी, आपको दो बताने हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है? ये अब देखो इधर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसा है ये, ओशन इकोसिस्टम है या मराइन इकोसिस्टम है। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होते हैं जी? फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जूप्लैंक्टन। क्या होते हैं? जूप्लैंक्टन। फिर जूप्लैंक्टन पे फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को फीड करने वाली होती है लार्ज फिशेस। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। चलिए, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, आंसर नंबर ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट। बच्चों हमेशा सीधा ही रहेगा। कौन सा पिरामिड है जी? नेवर बी इन्वर्टेड, कभी इन्वर्टेड नहीं होगा। क्या? पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, या फिर ए और बी दोनों? बताएं बच्चों। एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी 10% लो से फ्लो होती है। तो अगर यहाँ पे 1000 है तो इधर कितनी होगी ऊपर वाले पे? ऊपर वाले पे कितनी होगी? ऊपर वाले पे 100 होगी, ठीक है, और उसके ऊपर वाले पे 10 होगी, है ना, 10 होगी। तो ये कैसा पिरामिड बन रहा है? ये हमेशा अपराइट बनेगा। एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो हमेशा कैसा बनेगा? अपराइट, राइट। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। बच्चों इन्वर्टेड पिरामिड किसका? बायोमास का। कौन से इकोसिस्टम मिलता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मराइन सी वाटर इकोसिस्टम, या फिर टुंड्रा इकोसिस्टम? बच्चों इधर बात सुनो फटाफट। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, पर उनका बायोमास बहुत कम होता है। जूप्लैंक्टन्स उनका बायोमास थोड़ा ज्यादा होता है, फिर स्मॉल फिशेस का और ज्यादा होता है, और जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, लार्ज फिशेस, उनका बहुत ज्यादा बायोमास होता है। तो ये कैसा बन गया जी? कैसा बन गया ये? इन्वर्टेड बन गया है जी। कैसा बन गया? इन्वर्टेड। ऊपर किसमें बना है? मराइन सी इकोसिस्टम में, राइट। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ नंबर इज अ सिंगल ट्री इकोसिस्टम। बच्चों सिंगल ट्री इकोसिस्टम में क्या होगा? एक तो पेड़ होगा, एक पेड़ पे रहने वाले बहुत सारे क्या होंगे? इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट, या फिर होंगी बर्ड्स, है ना, बर्ड्स होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा बनेगा? अगर एक ही है, नीचे तो एक ही ट्री है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, फिर इंसेक्ट के ऊपर सेवरल बर्ड्स होंगी, है ना। तो ये कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। पर किससे बनेगा? किस बनेगा? ट्री को सिस्टम में कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, राइट। पर ये किसका है? पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मेजर लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उनकी लिमिटेशन क्या है? They do not take into account the same species belong to two different, two or more tropical level। बच्चों एक स्पीशी एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे हो सकती है। देखो जैसे बर्ड जो है वो प्लांट से सीधा सीड भी खा सकती है, प्लांट भी खा सकती है, साथ में वो प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट भी खा सकती है। तो वो ट्रॉपिक लेवल सेकंड पे भी हो सकती है और वो थर्ड पे भी हो सकती है। पर पिरामिड में अपन उसको दो जगह शो नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। बिल्कुल सही बात है, ये वाला हो गया सही। दे अज्यूम अ सिंपल फूड चेन विच रियली एग्जिस्ट इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, जो फूड चेन होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है किसके अंदर? इकोसिस्टम में। तो क्या एग्जिस्ट करती है? फूड वेब एग्जिस्ट करती है ना। हर ट्रॉपिक लेवल पे एक से ज्यादा जो होते हैं स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड। बिल्कुल सही बात है, सेप्रोफाइट की बात ही नहीं करिए, कोई डिकम्पोजर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो जो तीनों स्टेटमेंट है वो भी हमारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? बताओ बताओ। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि जो एक बर्ड होती है या स्पैरो होती है, वो डायरेक्ट प्लांट को भी फीड कर सकती है, मतलब सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकती है, और वो इंसेक्ट को भी खा सकती है जो कि प्लांट को खा रहा है, तो वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पैरो, लोयन, गॉड फ्रॉग, जी स्पैरो। ठीक है, बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई the likely organism 1 2 3 4 in the food web shown below। बच्चों इसमें बताना है आपको ट्रॉपिक लेवल वाइज। बच्चों डॉग पहले ट्रॉपिक लेवल पे, दूसरे पे स्क्वायरल आ सकती है क्या? अच्छा, डॉग को स्क्वायरल खा सकती है क्या? नहीं खा सकती, चलो ये तो गलत हो गया। चलिए, रेट डॉग, रेट को डॉग खा सकता है, डॉग को क्या टोटस खा सकता है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, गलत गलत है। चलिए, इंसेक्ट को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को ईगल खाएगा, ईगल को स्नेक खा लेगा। ईगल को स्नेक खा लेगा क्या? खा लेगा क्या? हाँ, खा तो सकता है वैसे, हैं? चलो ठीक है। तो स्क्वायरल को कैट खा लेगी, कैट को रेट कैसे खाएगा? ये भी गलत है। कौन सा हो गया? ये अपना सी सही है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट असर्शन रीजन दे रखे हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन नॉट एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब। इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी फ्लो को नहीं बता सकता, किसमें? फूड वेब में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड फूड वेब बताता ही नहीं है। क्या बताता है? फूड चेन बनाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा, बिल्कुल। रीजन दे रखा है, इकोलॉजिकल पिरामिड अज्यूम अ सिंपल स्ट्रेट फूड चेन वेयर एज इन नेचर फूड वेब आर इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, ये अपने 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट अपना फाइनल लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, 12th बायोलॉजी का, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके 25 पीवाईक्यूज और लगाएंगे और फिर मजे ही मजे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। द मेडिसिनल प्लांट राउवुल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस shows a variation in terms of the potency and the concentration of the active chemical reserpine that it produces। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों राउ वुल्फिया जो है प्लांट, उसकी हमको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, मतलब वैरायटी नहीं मिलती, हिमालय में बहुत अलग अलग जगह पे वो मिलता है, और अलग अलग जगह पे रहने की वजह से उसमें अलग अलग पोटेंशियल होती है, मतलब अलग अलग उसकी जो प्रभाव होते हैं, साथ में उसकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है किसकी? उस केमिकल की, वो जो बनाता है उसकी। तो ये किस का एग्जाम्पल? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बच्चों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के देखो, हिमालयन रेंज की बात कर ली तो इकोसिस्टम तो सेम ही है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करी नहीं, कोई दो अलग अलग स्पीशीज के बारे में बात कर नहीं रहे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये होगा नहीं, तो ये क्या होगा? एक ही प्लांट है, उसमें ही डाइवर्सिटी हो रही है, तो फिर क्या हो गया? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ अबाउट। बच्चों रॉबर्ट मे ने कितनी स्पीशीज बताई थी? एस्टिमेटेड कितनी है इस पृथ्वी पे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को मिला के? उसने बताई थी कितनी? 7 मिलियन स्पीशीज है, 7 मिलियन स्पीशीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। बच्चों जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पीशीज कौन दिखाते हैं? क्या फिशेज दिखाती हैं, क्या एम्फीबियन दिखाते हैं, क्या रेप्टाइल दिखाते हैं, या बर्ड्स दिखाती हैं? बताएं जल्दी से फटाफट। इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर है फिशेज। फिशेज में 28,000, 28,000 प्लस स्पीशीज हैं किसकी? फिशेज की, वर्टिब्रेट्स में, राइट। चलिए, तो सबसे ज्यादा कितनी वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी है? फिशेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। बच्चों दुनिया का हमारे पास कितना है? 2.4% एरिया है, बट इट शेयर्स द ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी इन एन इम्प्रेसिव। बच्चों इतना कम एरिया होने के बावजूद भी हमारे पास स्पीशी डाइवर्सिटी कितनी है? स्पीशी डाइवर्सिटी हमारे पास 8.1%, 8.1% स्पीशी डाइवर्सिटी पूरी दुनिया की अपने पास 2.4% एरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। बच्चों एक दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, आपको पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड relatively undisturbed for millions of the years, thus had a long evolutionary time for especially species diversification। बिल्कुल सही बात है, अनडिस्टर्ब रहता है जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं, इस वजह से जो वहां पे स्पीशीज जो होती है उनको अच्छा खासा लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिलता है ताकि वो डाइवर्सिफिकेशन कर पाए। स्टेटमेंट सेकंड,
Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. बिल्कुल सही बात है। जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है वहां पे सीजनल वेरिएशन बहुत कम आते हैं। इस वजह से जो वहां पे कांस्टेंट रहता है मामला और प्रिडिक्टेबल होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर हो गया ए। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने क्या बताया था? क्या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पीशीज रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। बच्चों उसने बताया था स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बताया था कि जैसे जैसे अपन एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे नंबर ऑफ स्पीशी भी बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद आप एरिया बढ़ा भी दोगे तब भी स्पीशी बढ़ेगी नहीं, रिपीट होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the species area relationship equation, log s equals to log c plus z log a, the value of a z regression coefficient for frugivorous fruit-eating birds and mammals in a tropical forest. वापस करते हैं। In the species area relationship equation, log s equals to log c plus z log a, the value of a z, जिसको कहते हैं regression coefficient for frugivorous fruit-eating birds and mammals in the tropical forest for different continents is found to be। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। वो कितना फाउंड होता है बच्चों? अगर यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये कितनी हो जाएगी? रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाएगा 1.15। और अगर स्मॉल एरिया की बात करेंगे अपन, तो उसका कितना हो जाएगा? 0.1 से 0.2। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following ecologists experimentally shows that the increased diversity contributed of high productivity, greater stability in the ecosystem using outdoor plots? बच्चों एक साइंटिस्ट था, है ना, एक इकोलॉजिस्ट था, जिसने बोला कि जितनी ज्यादा इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, उतनी ही ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होगी और उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। ये बात कही थी किसने? ये बात कही थी हमने डेविड टिलमैन ने बोला था ये। ठीक है जी। जितनी ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Paul Ehrlich Rivet Popper hypothesis. What do the rivet on the aeroplane wings represent? बच्चों रिवेट पोपर हाइपोथेसिस ऐसे बताता है कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन जो है ये एक इकोसिस्टम की तरह काम कर रहा है। ये प्लेन क्या है? इकोसिस्टम की तरह काम कर रहा है। और ये वैसे तो थोड़ी शार्क जैसी लग रही है, पर ये नहीं है, पर ये प्लेन है ना। अब वो बोलता है कि यहाँ पे इसमें क्या है कि रिवेट लगे हुए हैं। रिवेट क्या लगे हुए हैं जी? रिवेट लगे हुए हैं। ये जो इकोसिस्टम में मतलब ये जो प्लेन में रिवेट लगे हुए हैं, ये स्पीशीज है। क्या है जी? स्पीशीज है। ठीक है। और कुछ स्पीशीज मतलब कुछ रिवेट जो है वो विंग्स पे लगे हुए हैं। ठीक है। ये जो विंग्स पे रिवेट लगे हुए हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कोई बंदा जो पैसेंजर है वो एक एक रिवेट निकालता चले जाए प्लेन में से, तो प्लेन को इनिशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन उड़ता रहेगा। पर अगर गलती से उसने प्लेन पे लगा हुआ रिवेट हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसी तरह से इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में कुछ स्पीशीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको बोलते हैं अपन की स्टोन स्पीशीज। क्या कहते हैं? की स्टोन स्पीशीज। उनको अगर अपन हटा देंगे तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा, मतलब ढह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसको क्या कहते हैं? तो अगर अपन रिवेट की बात करें जो विंग्स में है, तो उनको क्या बोलेंगे? की स्टोन स्पीशीज। की इकोसिस्टम नहीं बोलेंगे, एक्सचेंज स्पीशीज नहीं बोलेंगे, की स्पीशीज डेराइविंग मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। बिल्कुल यही है। इसका आंसर क्या है? सी आ गया। राइट। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स किसी मतलब के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग आ गया है जी। जो डोडो थी, डोडो कहाँ देखी थी? डोडो देखी थी हमने मॉरिशस में। तो डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। क्वागा जो है, क्वागा क्वागा अफ्रीका में हुआ करता था। ठीक है जी। ठीक है जी। और ये थैलासीन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलर सीकाओ रशिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जी। अब कोई नहीं मिलता इनको। तो ए का क्या हो गया जी? 3 हो गया। एक का 3, एक का 3। बी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फर्स्ट, आंसर हो गया ए। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most important cause driving animals and plants to extinction? ठीक है। इविल क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं।
बच्चों इविल क्वाड्रेंट होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं चांडाल चौकड़ी। क्या बोलते हैं? चांडाल चौकड़ी। तो बच्चों जो चारों चीजें दे रखी है आपको, चारों ऑप्शन, जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड को एक्सटिंक्शन, ये चारों ही जो बायोडाइवर्सिटी लॉस कराने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है वो आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बच्चों हैबिटेट लॉस की वजह से जैसे जंगल काटे जाते हैं तो हिरण अब कहाँ जाएगा? उसका घर था जंगल में भाई, है ना? तो हिरण कहाँ जाएगा? उसका हैबिटेट लॉस हो गया तो वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। साथ में अपन क्या करते हैं? हाईवे निकाल दिया बीच में से, कुछ कर दिया, ब्रिज बना दिया, तो क्या होता है जो उसका हैबिटेट जिसमें वो घूम फिर सकता था, मजे कर रहा था, उसके टुकड़े कर दिया आपने। इधर टुकड़ा इधर रह गया, आधा टुकड़ा उधर रह गया, तो अब क्या हो गया? उसका हैबिटेट भी लॉस हो गया और उसके हैबिटेट के फ्रेगमेंटेशन भी हो गया। इसकी वजह से बहुत जो स्पीशी होती है वो एक्सटिंक्ट होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन। बच्चों ये पैसेंजर पीजन वो होता है जो कबूतर जा 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 चिट्ठी पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे, वो वाला जो कबूतर है, ये वाला है। स्टिलर सीगाउ जो है ये इन द लास्ट 500 years was प्राइमरीली ड्यू। बच्चों ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पैसेंजर पीजन और स्टिलर सीगाउ। ये किसकी वजह से लॉस हुए हैं? क्या हैबिटेट हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन या ओवर एक्सप्लॉइटेशन? बच्चों अपन ने क्या करा? अपन ने पहले हमारे पास फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, जीमेल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, मैसेज कैसे भेजते थे? चिट्ठी पे लिख के। बच्चों के भी मैसेज भेजे जाते थे, जो तुम करके छोड़ देते हो। करके मैसेज जा रहा है, पिजन का मैसेज लेके जा रहा है, दिनों दिनों तक ट्रेवल कर रहा है। बच्चों इस वजह से इतना एक्सप्लॉइट करा तुमने, ऐसी ऐसी चिट्ठियां भेजी उसको, वो बेचारा मर गया, वो दुनिया छोड़ के चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। क्या हो जाएगा? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और स्टेलर सीगाव का क्या करते थे बच्चों? ये हंट करते थे और इसका मीट खाते थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन दे रखे हैं जी, बात कर लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, जिसको कहते हैं क्लैरिस गैरीफाइनस, फॉर एक्वाकल्चर पर्पस poses a threat to the indigenous catfish in our river। बच्चों क्या हुआ कि अपन ने बाहर से अफ्रीकन कैटफिश ला दी, कहाँ पे? अपनी रिवर्स के अंदर, जहां पे पहले से अपनी इंडिजिनस कैटफिश थी। अब क्या हुआ कि जो अफ्रीकन कैटफिश थी ये दूसरे एनवायरमेंट से आई है, तो हमारे एनवायरमेंट में इसका कोई प्रीडेटर नहीं है। प्रीडेटर नहीं है तो ये क्या करेगी? कंपटीशन करेगी अपनी कैटफिश से और उनको क्या कर देगी? मात दे देगी और उनकी क्या कर देगी? स्पीशी को खत्म, एक्सटिंक्ट करा देगी। रीजन पढ़ लेते हैं। एलियन स्पीशीज ऑफन बिकम इनवेजिव, बिल्कुल, cause the decline and extinction of indigenous species because the lack natural predator in the new environment। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ होस्ट फिश, वापस करता, when a host fish species become extinct, the unique assemblage of parasite also meet the same fate। बच्चों ये क्वेश्चन कहना चाहता है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है बताना है। देखो कोई फिश थी, होस्ट फिश थी, वो मर गई, तो उस पर रहने वाला जो पैरासाइट है वो भी मर जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तू नहीं रहेगा तो मैं जी के क्या करूंगी, तू भी मर जा, मैं भी मर जाती हूँ, दोनों नस काट लेते हैं, तुम्हारी ये सीखते इसी बच्चों। ये देखो, इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। क्या कहते हैं इसको? को एक्सटिंक्शन। साथ में मरेंगे। अगर होस्ट नहीं रहेगा तो फिर पैरासाइट क्या करेगा, है ना? इसने कहा मैं किसी और का खून नहीं चूसूंगा, मैं तो तेरा ही चूसूंगा, तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चों ब्रॉड यूटिलाइजेशन का बताना है, मतलब कौन सा ब्रॉड यूटिलाइजेशन में नहीं आ रहा ये आपको बताना है, सिंपल सी बात है। पोलिनेशन ऑफ द प्लांट बाय बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स, बिल्कुल सही बात है। ब्रॉड यूटिलाइजेशन मतलब ब्रॉड यूटिलाइजेशन जो हमारे काम का नहीं है, प्रकृति के काम का है। और नेरो नेरो यूटिलाइजेशन जो हमारे मतलब इंसानों के काम का है। ठीक है, आपको पता चल ही जाएगा, जैसे पोलिनेशन हमारे लिए थोड़ा हो रहा है, प्लांट के लिए हो रहा है, प्लांट खुश है उससे, तो फिर ये ब्रॉड यूटिलाइजेशन में आ गया। प्रोडक्शन ऑफ 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोस्फियर बाय अमेजोन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो 20% ऑक्सीजन निकाल रहा है पूरी दुनिया की, है ना? ये भी ब्रॉड यूटिलाइजेशन में आ गया। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन तुम ही तो ले रहे हो, माइक ला लो, और भी तो ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो। एस्थेटिक एस्थेटिकली प्रीजेंट फॉर वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स। बच्चों कितना अच्छा लगता है जंगल में ट्रेकिंग करने जाते हैं यार दोस्त, है जी, कितना अच्छा लगता है एस्थेटिकली। कोयल की कुकू होती है और वो जो होते हैं झिंगुर विंगुर बोलते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं, कितना मजा आता है। ये भी ब्रॉड यूटिलाइजेशन में आ गया। अगला पढ़ो।
deriving economic benefits like firewood fiber, बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मेडिकल ड्रग्स। बच्चों अब देखो यहाँ पे आ गया ना, मतलब आ गया ना, आपको लकड़ी भी चाहिए, आपको फाइबर भी लेना है, आपको दवाएं भी बनवानी है, तो ये नैरो यूटिलाइजेशन, तो ये ब्रॉड यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ये इसका डी आंसर हो गया। नोट पूछा था ना, एक्सेप्ट पूछा था, तो अपना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बच्चों बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, कौन सा नहीं है? हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, बिल्कुल सही बात है, जो स्पीशीज वहां मिलती है और कहीं नहीं मिलती। हाई लेवल ऑफ स्पीशी रिचनेस, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा स्पीशी रिचनेस मिलती है। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ हैबिटेट लॉस, बिल्कुल सही बात है, जो एरिया होता है वो धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ एलियन एक्सोटिक स्पीशीज, बच्चों यहाँ पे एलियन एक्सोटिक स्पीशीज नहीं मिलेंगी, तो ये इसका क्राइटेरिया नहीं है, डी इसका आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशी restricted to a given area not found anywhere else are called। अभी मैंने बताया, इधर देखो, जहां पे है, जहां पे मिल रही है उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, है ना, तो यहाँ पे वही पूछा है, तो उनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना बच्चों, कीस्टोन स्पीशी में तो मैं बता चुका हूँ, वनरेबल जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी है ना, और एक्सटिंक्ट स्पीशी जो पहले से ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जैसे स्टेलर का और वो जो कबूतर जा जा पैसल जा पिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू। इन सीटू मतलब उसी, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट एनिमल है उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में, उसके एनवायरमेंट में अपन को कंजर्व करना है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं, बॉटनिकल गार्डन बिल्कुल नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल हाँ, और टिश्यू कल्चर बिल्कुल नहीं। तो बच्चों ये तो काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, और ये बायोस्फीयर रिजर्व ये हो गया इन सीटू। बाकी जो तीनों है ये है एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। बच्चों सेक्रेड ग्रूव्स जो होती हैं वो ऐसे एरियाज होते हैं जो धार्मिक स्थल होते हैं, है ना, जैसे अरावली हिल्स होती है, वहां पे कुछ धार्मिक स्थल है, तो वहां पे जो लोग होते हैं ना, तो वो वहां की स्पीशीज को छेड़छाड़ नहीं करते, उनको खत्म नहीं करते, ठीक है ना, तो उससे स्पीशीज बच जाती है, कंजर्वेशन हो जाता है। तो वो क्या है, किसके यूजफुल में आती है? जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नहीं, क्यों एनवायरमेंटल अवेयरनेस में काम नहीं आती। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये भी नहीं है। ईयर्स राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, नहीं जी। और कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटनिंग स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है, ये इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रूव्स जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनको बचाने में काम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सीटो कंजर्वेशन। एक्सीटो कंजर्वेशन, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के कंजर्व कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सीटो कंजर्वेशन। बताओ, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, नेशनल पार्क, सेंचुरी, सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स नेचुरल इन सीटू है, ये भी इन सीटू है, वाइल्ड लाइफ पार्क भी इन सीटू है, पर वाइल्ड लाइफ सफारी बच्चों, सफारी बच्चों ये है एक्स सीटू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज is viable and fertile condition is done at very low temperature -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, गैमेट्स जो होते हैं, जो वापस cryopreservation of gametes of threatened species is viable and fertile conditions is done at a very low temperature -196 डिग्री सेल्सियस। बच्चों -196 डिग्री सेल्सियस में क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, किसका? गैमेट्स का, वो भी थ्रेटेंड स्पीशीज का। तो ये पूछ रहा है किसके अंदर किया जाता है? वो किया जाता है क्या? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड हीलियम या लिक्विड ऑक्सीजन। द आंसर इज लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक अर्थ सबमिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों अर्थ सबमिट हुई थी किसको? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक सबमिट हुई थी, इसको बोला था अर्थ सबमिट। वो कहाँ हुई थी पूछ रहा है, कहाँ हुई थी बताओ? वो हुई थी कहाँ? रियो डी जेनेरो में, जोन्सबर्ग, जिनेवा या फिर क्योटो। बच्चों ये हुआ था कहाँ पे? रियो डी जेनेरो, क्योटो में हुआ था। ऑक्सीजन जो होल हो गया था ना, तो ओजोन डिप्लीशन से लेकर जो भी कानून बनाए थे वो क्योटो में बनाए। ठीक है, रियो डी जेनेरो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड समिट, देखो एक तो क्या हो गया अर्थ समिट, ये दूसरा क्या हो गया? वर्ल्ड समिट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोन्सबर्ग इन 2002, हाउ मेनी कंट्रीज प्लेज्ड देयर कमिटमेंट टू अचीविंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2010?
बायोडायवर्सिटी लॉस को कम करना है। तो इसमें कितनी कंट्रीज ने शामिल हुई थी, कितनी कंट्रीज ने साइन किया था, वो करा था 150, 190, 120, 170, 190 कंट्रीज ने साइन किया था कि हम बायोडायवर्सिटी को बचा लेंगे, रेट कम कर देंगे उसके खत्म होने की, बायोडायवर्सिटी लॉस की रेट को कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आ गया है। एम्फीबियंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एम्फीबियन ऑफ वेस्टर्न, बच्चों वेस्टर्न घाट में बहुत सारे एम्फीबियन मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि अरे बहुत सारी स्पीशीज डायवर्सिटी वहां पे तो एम्फीबियन की, ठीक है। अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि घने जंगलों में जाओगे, कोयल चहचहाटेगी, और 20% पूरी दुनिया के ऑक्सीजन भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कैसा यूटिलाइजेशन हो गया, ब्रॉड यूटिलाइजेशन हो गया, राइट। अगला है बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब जैसे कि आपको ड्रग्स बनाने हैं, आपको मेडिसिनल यूजेस लेने हैं, आपको फायरवुड चाहिए, है ना, ये सब किस में आ गया, ये आ गया नेरो यूटिलाइजेशन में, ठीक है। और सीड बैंक क्या हो गया, सीड बैंक हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन वाला, ये सीड बैंक है ना, ये हो गया एक्सटेटिव कंजर्वेशन। तो क्या हो गया, फर्स्ट का फोर्थ आ गया जी, बी का आ गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट, आंसर हो गया ए, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, और द फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया शो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इन आवर कंट्री, हमारे देश में बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ मिलेगी आपको बताओ। ये लिखा है संदरबंस एंड रन ऑफ कच्छ में मिलेगी, रन ऑफ कच्छ तो डेजर्ट है भैया, ठीक है, इसको काटो। ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल नहीं जी, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही बात है, ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट में हमको भर भर के बायोडायवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि वहां पे बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट है। केरला में मिल सकती है पर पंजाब में नहीं मिलेगी। चलिए, ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अपना स्कोर आप प्लीज नीचे कमेंट में बता दो, तैयारी अच्छे से कर लो, सीयूटी में सेलेक्ट हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे सेशन के लिए। अभी आने वाले मतलब ये जो एग्जाम है ना अपना, शायद 19 या 20 को है बायो वाला, उससे पहले अपन धड़ल्ले से बड़े बड़े मैराथन क्लासेस लगाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स की गारंटी में लेता हूँ। आप सेशन लगाओ और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका सिलेक्शन होएगा, ठीक है। इसी बात के साथ मैं लक्ष्य गौतम आपसे इजाजत चाहता हूं, लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ, सी यू रियली सून। सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज।